नमस्कार दोस्तों। आज इस डिस्कशन की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं और बड़ा फंडामेंटल सा सवाल है जब हम एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसको प्राथमिकता देंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? कहीं विकास की अंधी दौड़ में हम अपने प्रकृति और पर्यावरण को ही कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? वही प्रकृति, वही पर्यावरण जिससे ना सिर्फ आपका पर हम सबका फ्यूचर जुड़ा है। चलिए इन हेडलाइंस के ऊपर नजर डालिए। ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स हिमाचल प्रदेश के बारे में है और ये पिछले 10 साल से मैंने कुछ चुनिंदा हेडलाइंस आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहला, 1140 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस होता है हिमाचल प्रदेश को ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, भारी वर्षा के चलते। दूसरा, ब्यास नदी में फ्लड्स आते हैं जिसके चलते वहां के लोगों को जानमाल का नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो यानी कि ग्लोव का भी थ्रेट है, प्रॉब्लम है। और ज्यादा पीछे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में 30 जून यानी कि 30 जून को सिराज वैली, हिमाचल प्रदेश का एक वैली है सिराज वैली, वहां पे जैसा आज रिसेंटली हम उत्तराखंड में धराली में हमने देखा फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हुए, सिमिलर इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में होता है। करीब करीब 50,000 लोग उससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे स्केदिंग रिमार्क्स, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस बताए हैं हिमाचल प्रदेश को लेके, जो उस स्टेट के ना सिर्फ फ्यूचर पर उसके लोगों के फ्यूचर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को एक कड़ी वार्निंग दी है, सचेत किया है उस स्टेट के फ्यूचर को लेके। थोड़ा नजर डालिए कि क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ चिलिंग वार्निंग, इफ द करंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कंटिन्यूज हिमाचल प्रदेश कुड वैनिश फ्रॉम द मैप। बहुत ही स्केदिंग रिमार्क्स हैं दोस्तों। और साथ में कोर्ट आता है उस हिमाचल प्रदेश के स्टेट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का। वो कोर्ट क्या है? रेवेन्यू कैनॉट बी अर्नड एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ टुडे, जिससे हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी कि किसको प्राथमिकता देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिससे आता है रेवेन्यू, या फिर इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण। पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे हैं? व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट? तो दोस्तों आप देखेंगे, उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ह्यूमंस, हम और आप रिस्पॉन्सिबल है, ना कि नेचर। ऐसा समझिए दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी की यानी कि कौन ज्यादा ससेप्टेबल है। तो आप देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स तो हमेशा से होते आए हैं, पर आज जब हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरें बड़ी होती चली जा रही हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में टूरिज्म एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप सब ने उस समर सीजन में वो फोटोज देखे हैं जहां पे शिमला पुलिस टूरिस्ट्स को, पर्यटक को कह रही है कि अब शिमला में होटल्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग शिमला ना जाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? कि ज्यादा हो रहा है टूरिज्म, ओवर टूरिज्म हो रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है। शिमला का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड हो जा रहा है टूरिस्ट्स के चलते, जिसके चलते क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है तो वहां पे सप्लाई क्रिएट करने की आवश्यकता है। आप रोड्स बड़े बड़े बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, होम स्टेज बना रहे हैं, होटल्स के साथ साथ आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाना है। उन सब के लिए आप जंगल काटेंगे, पहाड़ काटेंगे, और जिसके चलते वहां के स्थानीय लोगों का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे इशारा कर रहा है। सिमिलरली देखिए, की रीजंस क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? अनचेक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, टनल्स एंड हाइड्रो पावर, इन सब को बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। और ये सब क्यों हो रहा है? टूरिज्म के चलते। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कहता है कि फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, बिल्डिंग कोलैप्स एंड टेरेन सब्सिडेंस, यानी कि जमीन का जो धंसना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि सीधा सीधा टूरिज्म और ह्यूमन काइंड हम और आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल मान रहा है सुप्रीम कोर्ट, और यह सही भी है। आगे बढ़ते और देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रेजिलियंस, यानी कि आपका इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के चलते जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर टूरिज्म हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है,
और साथ में इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों का जो रिस्क रेजिलियंस है, यानी कि उनका एबिलिटी टू डील विथ डिजास्टर्स एंड कम बैक टू नॉर्मलसी, वो कंप्लीटली घटता चला जा रहा है। और यह चिंता का विषय है, चिंता का मुद्दा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग टेम्परेचर, एराटिक वेदर, शिफ्टिंग स्नोफॉल एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब है बस गर्मी ज्यादा होना। अनफॉर्चुनेटली इनकंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो आपका एक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न है उससे अलग होगा कुछ। जहां पे ज्यादा बारिश होती थी वहां कम बारिश होगी, जहां कम बारिश होती थी वहां ज्यादा बारिश होगा। ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट करेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और उसके चलते आपके ग्लॉफ इवेंट्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, या फिर अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो लैंडस्लाइड लेक्स, ये सब का फॉर्मेशन होगा, जिसके चलते वहां का रिस्क बढ़ता चला जाता है। और इस रिस्क को और बढ़ा देते हैं अगर आप अनसस्टेनेबल टूरिज्म परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा टूरिज्म आए। सिमिलरली अब देखिए, दीज चेंजेस थ्रेटन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इको टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड्स। यानी कि रेवेन्यू तो एक हिस्सा रहा दोस्तों, आप उससे फूड सिक्योरिटी, हिमाचल प्रदेश का फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसके चलते हेल्थ आउटकम्स, ना सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों का, पर जो शिशु हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनका हेल्थ आउटकम्स भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? ह्यूमन ग्रीड के चलते। महात्मा गांधी ने बहुत सही कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ टू मीट एवरीवन्स नीड, नॉट इनफ टू मीट एवरीवन्स ग्रीड। ग्रीड की कोई एंड नहीं होती है दोस्तों। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उतना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ज्यादा आप अनसस्टेनेबल टूरिज्म फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। तो आवश्यकता क्या है? टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर हम देखें, टूरिज्म बूम वर्सेस इकोसिस्टम फेट, यही है पूरा द्वंद इस टॉपिक का, कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस मशीनरी हमेशा सस्टेनेबिलिटी को, साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेंट्रल फोकस बना के रखेगा। थोड़ा देखिए, टूरिज्म फ्यूल्स रेवेन्यू, पैसे जो आते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ द कंट्री है, पर उसके चलते इमेंस प्रेशर ऑन फ्रेजाइल इकोसिस्टम। माउंटेन इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम आपको पता होगा, इट इज हाईली फ्रेजाइल। थोड़ा भी वेदर फ्लक्चुएट किया तो वहां का नदी नाला सब कुछ शिफ्ट होता है, जिसके चलते आप धराली जैसे इवेंट्स जो उत्तराखंड में हो रहे हैं वो अब हिमालय भर में हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, सिराज वैली, बस हाल ही के 30 जून को एक इतना मेजर लैंडस्लाइड होता है, फ्लैश फ्लड आता है कि खुद सोचिए 50,000 लोग अफेक्ट होते हैं उससे। स्मॉल नंबर नहीं है ये दोस्तों। सिमिलरली देखिए, मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक 4 लेन हाईवेज, रोपवे, अर्बन एक्सपेंशन, ऑल ऑफ दिस इज बाईपासिंग एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। ये एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि भारत का एक एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 का ये एक्ट है। उसके अंदर एक मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। आपके मेंस के सिलेबस में ये अलग से लिखा रहता है। ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आखिरकार है क्या? कि किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट और उसका सोशल कॉस्ट, आप उस दोनों को समझेंगे, सीखेंगे, और उनको कॉस्ट्स को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे। अब एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का लॉस, नदी नाले का कंटामिनेशन या शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स, हवा का पोल्यूशन। कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट मेरा कैसे प्रभावित होगा। और सोशल कॉस्ट क्या है? कि वहां के स्थानीय लोगों को क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू योर प्रोजेक्ट। तो उनके लॉस को भी कम करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेंगे। यह है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का पूरा पूरा मुद्दा। पर जैसा कि होता है, कागज पे कुछ और है, एप्लीकेशन कुछ और हो रहा है, जिसके चलते आप देखते हैं कि लॉस फाइनली किसको होगा? स्थानीय लोगों को, हिमाचल प्रदेश के भाइयों बहनों को। विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि यहां पे हम एक स्टेट और इसके लोगों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड हमें क्या पॉलिसी को परस्यू करना चाहिए? सबसे पहला, वी नीड टू हैव एक्शन। सस्टेनेबिलिटी शुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी एक्शन। अब कैसा एक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जाइए जाके एक एक्शन प्लान तैयार करके लाइए। टेल अस व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साथ में कहा गया कि ये सारा जो सस्टेनेबिलिटी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये सिर्फ बाबुओं के भरोसे मत रखिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लाइए, जाइए जाके जियोलॉजिस्ट से बात करिए,
एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से बात करिए और स्थानीय लोगों से बात करिए। प्रो पीपल या पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। सो दिस माय फ्रेंड्स इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन हिमाचल प्रदेश, जहां पे ये काफी कड़ा रुख अपनाए हैं हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके। आपको बता दूं कि अगस्त 25 को इसका अगला हियरिंग होना है, तो जो भी अपडेट होगा वो आपको स्टडी IQ के चैनल पे मैं सबसे पहले आके बता दूंगा। इस डिस्कशन का PDF वगैरह मैं आपको कहां अपलोड होगा ये जरूर बताऊंगा। फिलहाल प्लीज मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप सबके लाइक एंड कमेंट्स हम सबके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और मुझे ये भी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, फाइनली जब आपने ये सारा डिस्कशन देख लिया, आप किसके साइड हैं, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।